हाँ जी बच्चों, चलो फिर जिधर से छोड़ा था वहीं से वापस स्टार्ट कर देते हैं। अब बोलो सर, छोड़ा किधर से था? तो वो तो आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा देख लो, ये लाइन वैसे मैंने बताया था एक बार, आई थिंक बताया तो था। ये लाइन क्यों है? क्योंकि मैं ज़्यादा साइड में लिखता हूँ तो कई बार दिख भी नहीं पाता है, इसलिए मैंने लाइन ही खींच दी। बोलो सर, कभी रफ वर्क के लिए है। तो देखो, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको एक्सियल लाइन पे बताया था, आपको इक्वेटोरियल लाइन पे बताया था। यहाँ पे ना किसी किसी बुक में लाइन की जगह पॉइंट भी लिखा होता है बच्चे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन या फिर पॉइंट, वो डिपेंड करता है। और देखो एक्सियल, जनरल पॉइंट नाम की भी कोई चीज होती है भाई, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब है ना तो वो एक्सियल पे है पॉइंट, ना वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, वो बस एक पॉइंट है, वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम जनरल बात कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं डेरिवेशन प्लस मजेदार वाली डेरिवेशन। हाँ जी, तो क्या है वो डेरिवेशन? देखो भैया, हमने डायपोल बनाया, डायपोल की लेंथ हर गरीब बच्चा जानता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। चलो जी, 2a। अब देखो, अगर मैं ना ये एंगल बनाता हूं, मैं कहता हूं ये एक मेरा पॉइंट है, इसको डॉटेड बनाता हूं, हो सकता है तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे। ये पॉइंट है P, जो कि सेंटर से, सेंटर आई थिंक, ओ मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है, कोई बात नहीं, नहीं तो बच्चे बोलते सर आपने तो सेंटर में ही गड़बड़ कर दी है। देखो बच्चे, ऐसा है ना, हर चीज का ख्याल तो रखना पड़ता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ जी, अब भी नहीं है सेंटर ये, यार ये तो बड़ा बेकार चीज हो रही है आज। ये लो, अब हो गया, ये लो भैया। अब मैं कह रहा हूं एक पॉइंट P है, ये रहा। इस P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द डायपोल। ये डायपोल का सेंटर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है r, जो कि हम पुरानी डेरिवेशन में भी यूज करते थे। अब देखो, अगर मैं बात करूं एक्सियल लाइन की, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, अल्फा बीटा जो आप बोल दो, मैं थीटा बोल दिया भाई। अगर एक्सियल लाइन की बात करूं तो थीटा की वैल्यू होती है, देख लो, 0 डिग्री, इक्वेटोरियल लाइन पे 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं ये जो थीटा है ये 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात। और ये एक वेक्टर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और मूवमेंट जैसा बोलने में लगता है बच्चे, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं बोलता ही कुछ ऐसे हूं कि कभी कभी लगता है। तो भैया ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब सबसे पहली बात, एक अजम्पशन करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा, उसका रीजन क्या है। बच्चे देखो, हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये जो केस है ये एक शॉर्ट डायपोल के लिए है। बोलोगे सर शॉर्ट ही क्यों, नॉर्मल डायपोल क्यों नहीं? मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है। देखो, शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला लिखता हूं। एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला था वो था 2kp/r³। इक्वेटोरियल लाइन के लिए था kp/r³। वही अगर मैं एक्सियल लाइन का जनरल फॉर्मूला लिखूं तो वो था आपका 2kpr/r² माइनस का a² का होल स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन के लिए था हमारा kpr² प्लस a² की पावर 3/2। तो आप एक चीज नोटिस करो, इन दोनों को सॉल्व करना इकट्ठा इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, माइनस और यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है पावर 3/2। अगर kp को कॉमन ले भी लिया तो यहाँ पे चलो ठीक है, 2 से इतनी दिक्कत नहीं आएगी, नंबर है, r बच जाएगा। कुल मिला के जनरल फॉर्मूला से बोलो सर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखो सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो एच वर्मा हो, प्रदीप हो, या फिर जो भी आप अदर बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे,
उन्होंने शॉर्ट डाइपोल से ही सॉल्व किया है, क्योंकि देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आप ये कह सकते हो सर ये 2 गुना है बस, और सारी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है अगर मैं जनरली सॉल्व करूंगा तो बहुत हार्ड होने वाला है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट डाइपोल को लेट करके सॉल्व करूं तो ये कैलकुलेशन शायद हार्ड हो। मुझे तो खैर पता है कैसी होगी, आप बच्चों के लिए बता रहा हूं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ना 3 गुना आसान होने वाली है। चलो अब शुरू करते हैं। तो भैया एक शॉर्ट डाइपोल हमने लेट किया है। अब मैं क्या करता हूं ना, ये पी वेक्टर, बोलो सर उधर था, बेटा डायरेक्शन तो यही है, किधर से भी मान लो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है जी। अब ये जो मेरा वेक्टर पी है ना, मैंने इसे कंपोनेंट बना रहा हूं। सबको पता है सर पी कॉस थीटा, और 90 डिग्री तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बोल दो पी साइन थीटा। अब आप अगर ये नोटिस करो ना, पी देखो एक्सियल लाइन वाले में अगर आप नोटिस करो, ये था पी, यहाँ ये थी मेरी एक्सियल लाइन, तो पी कॉस थीटा के लिए ये जो मेरी लाइन है ये तो एक्सियल लाइन हो गई ना, समझे भाई। पी कॉस थीटा के लिए ये जो लाइन जा रही है सीधी सीधी सीधी, ये तो एक्सियल लाइन है, क्योंकि देखो अगर एक्सियल लाइन वाले केस याद करें तो पी एक्सियल लाइन पर ही तो आता है। इसका मतलब अगर P एक्सियल लाइन पे आता है तो P cos थीटा ये जो कंपोनेंट है इसके लिए जो लाइन है ये एक्सियल लाइन होगी। अगर एक्सियल लाइन है तो 2kp/r³ होता है, लिख देते हैं भैया। अब देखो मैंने इसको ना 1 मान लिया, ये आपकी बस सहूलियत के लिए बता देता हूं, तो मैंने बोल दूंगा यहाँ पे E1 होगा। E1 की वैल्यू देखो 2kp/r³। अगर ऐसे किसी ने लिखा तो बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि P की वैल्यू अब P नहीं रही, इस एक्सियल लाइन के लिए P बदल चुका है। आप समझ गए, 2kp cos θ/r³। अब याद करो भाई, एक पॉइंट है उसके 90 डिग्री पर अगर डाइपोल मूवमेंट है, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा डाइपोल मूवमेंट होता था, 90 डिग्री पर कौन सी लाइन होती थी सर, इक्वेटोरियल लाइन होती थी। इसका मतलब P sin थीटा, ये जो मेरी लाइन है ना R वाली, ये इसका नाम दे दूं क्या, अब सही है देखो, P cos थीटा OP के लिए एक्सियल लाइन पर आ रहा है, और P sin थीटा OP के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर आ रहा है। अगर इक्वेटोरियल लाइन पर है इसका मतलब P sin थीटा इसके लिए इक्वेटोरियल वाला केस बनाएगा। 2 मैंने लेट किया था, इसको हटाता हूं भाई 2 मिनट, इसको यहां लिख देते हैं प्यार से। E2 की वैल्यू यहां लिख दूं क्या, E2 कितना हो जाएगा, kp/r³। गलत हो जाएगा ऐसे पता है, क्योंकि kp नहीं, P sin थीटा, kp sin θ/r³। अब आप एक चीज नोटिस करो सर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें, सिंपल सी बात है भाई। ये मेरा वेक्टर है P, मैंने इसके कंपोनेंट खोल दिए, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। अब मैं देखो ई नेट निकालना है, नेट वाला जो फील्ड है ये होगा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया देखो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा वो आएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर द रूट cos 90 0 होता है भैया। अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो बात वही पढ़ने वाली है। अब आप एक चीज नोटिस करो सर, E1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पहले मैं लिख दूं क्या, चलो लिख देते तुम बच्चों के लिए ना, का होल स्क्वायर प्लस kp साइन। अब ये देखो हुआ ना थोड़ा सा फायदा, बोलो सर फायदा, फायदा ये जो लाइन थी ना, चलो अब इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। सर आप तो अपने मुताबिक कर रहे हो पूरा काम, देखो भैया थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। इतना क्लियर है, ये रहा E1 का स्क्वायर, ये E2 का स्क्वायर। अब ये देखो भैया kp/r³, बाहर निकाल लूं, निकालना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी बनेगा। हाँ
क्या करूं फिर? तो इसको रब कर देता हूं ना, नहीं तो इसको कर देता हूं। ये तो तुम समझ ही गए हो दिक्कत क्या है भाई। इसको थोड़ा पीछे ही कर देते हैं ना। सर आप तो पूरा काम ही खराब कर देते हो हैं। अब देखो भाई, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू आ गया मेरा KPRQ। अब इधर देखो भाई, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। मुश्किल तो नहीं है। अब देखो दुनिया जानती है बचपन से, जब वो 10th क्लास में पढ़ा करती थी, क्या वो बचपन था? बिल्कुल था। साइन स्क्वायर थीटा, अरे यही तो होता है। गलत लिखा है क्या? अरे कतई गलत नहीं लिखा सर। अगर गलत नहीं लिखा, 4 में से 1 को माइनस कर दो तो जो आपका आंसर आएगा, इसको हटाऊंगा अब मैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के P/R³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 KP/R³ 3 cos स्क्वायर। ओ हो बच्चे मैं थीटा लिखना ही भूल गया। ये लो, तभी मैं कह रहा थोड़ा अजीब सा लग रहा है लिखने में। क्या सर? अब देखो, वैसे कभी ऐसे पेपर में मैंने देखा नहीं है, लेकिन सिंपल कोई गधा भी समझ जाएगा। अगर मैं बोलूं आप शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल लाइन वाला केस लाओ, कैसे ले आओगे? इक्वेटोरियल लाइन वाला केस लाओ तो कैसे लेके आओगे? अरे जरूर लेके आओ। देखो एक्सियल लाइन पे cos थीटा, मैंने बताया था ना, cos थीटा नहीं बेचा, एक्सियल लाइन पर थीटा 0 होता है। ये देखो ना, एक्सियल लाइन ये थीटा है, देखो 10 20 30 40 50, तो एक्सियल लाइन पे तो ये 0 है। cos 0 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 की रूट 2 KP/R³। इक्वेटोरियल लाइन पे 10 20 30 90 डिग्री, cos 90 0, 1 की रूट 1, तो KP/R³। तो एक्सियल इक्वेटोरियल सब आ जाएगा। जनरल पॉइंट एक चीज आप हमेशा याद रखो, 10th हो 9th हो 11th हो, जब भी आप जूनियर क्लासेस में जो पढ़ के आए हैं, जब भी आप जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हो तो उससे केसेस जरूर निकल सकते हैं। खैर सबको पता होता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे भूल जाते हैं वक्त के साथ। हाँ जी, अब अगली क्लास के लिए अपने नाड़े कस लो भाई। समझ गए होगे तुम? क्या लो